अधीर रंजन जी, आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, बड़ा जिम्मेदारी का पद है। वो पद है जिस पर एक जमाने में प्रणब मुखर्जी बैठा करते थे। अब लोग कहते हैं जितनी जिम्मेदारी से दादा बोलते थे उतनी लापरवाही से ये वाले दादा बोलते हैं। आप ठीक कुछ है। भी कहते हैं किसी को। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ भी का मतलब क्या, ये मुझे जानना जरूरी है। जैसे अभी थोड़ी दिन बताइए, पहले एक के बाद एक बताइए। कोई मैं बिल्कुल आपने इतना कुछ कहा है, मैं बताता ही जाऊंगा। एकदम आराम से बताइए, आराम से पूछिए। आपने नो कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान जब आपको बोलने का मौका मिला तो आपने प्रधानमंत्री को नीरव मोदी से कंपेयर कर दिया। नीरव का मतलब साइलेंस, शांत। शांत, साइलेंट। मैंने हमारे देश की प्रधानमंत्री के खिलाफ उनके चोट पहुंचाने के लिए, उनको अपमान करने के लिए कोई शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। मैंने ये कहा था, बिल्कुल कहा था, कि जब मणिपुर जल रहे हैं, मैंने खुद गए थे मणिपुर में, मणिपुर की दुर्दशा को आप समझ नहीं पाओगे। सारे मणिपुर दो हिस्से में बंट चुके हैं। जो पहाड़वासी हैं, हिल में जो रहते हैं, वो घाटी में नहीं जा पाते, प्लेन्स में नहीं जा पाते, और जो प्लेन्स में रहती है वो पहाड़ में चढ़ नहीं पाते। दोनों पक्ष के हाथ में एक नहीं, हजारों की तादाद में अत्याधुनिक हथियार, दोनों पक्ष के। वो हथियार कैसे लूटा गया? मान लीजिए कोई एक पुलिस की चौकी, जहां मेती लोग ऑफिसर है, वो सारे आरमारी खोल के दे दिया उनके अपने जात के लोगों को। मान लीजिए कोई जगह जहां कुकी पुलिस वाले हैं, वो सारे अस्त्रागार खोल के कुकी लोगों को दे दिया। चलो, अपने जात को बचाने के लिए सब खोल के अस्त्रागार से दे दिए हैं। अभी क्या होता है जानता है? दोनों वर्ग के हाथ में हजारों की तादाद में सारे हथियार और साथ साथ लाखों की तादाद में गोलियां मौजूद है। अब ये सोच लो यहां बैठ के कि क्या चल रहे हैं वहां। हमारे गृह मंत्री सदन में आके जब बयान देते हैं, कहते हैं कि हमारे जितने सेना बलों को मैंने तैनात किया, उन लोगों को मैं बफर जोन में तैनात कर दिए हैं। बफर जोन मतलब क्या होता है? जहां दोनों पक्ष आमने सामने होने की हालात में है, इसको कहते हैं बफर जोन। बीच में रह गया सेना, उस तरफ एक वर्ग, इस तरफ एक वर्ग। तो इसमें आपको क्या लगता है कि हमारे देश की यह हालत हमारे लिए सही है? हम अगर सदन में आके कहे कि हम बफर जोन में सेना तैनात कर दिए। आपको तो सारे जो हथियार लूटे गए थे, उस हथियार को बरामद करने के लिए सेना को भेजा जाना चाहिए था। लोगों के अंदर फिर दोबारा सौहार्द बनाने के लिए, भाईचारा बनाने के लिए, अमन और चैन की माहौल बनाने के लिए सारे कोशिश करना चाहिए था, सारे प्रयास करना चाहिए था, सारे कदम उठाना चाहिए थी। 27 लाख आबादी वाले एक स्टेट, इतने बड़े हिंदुस्तान, इतने हमारे ताकत, तो हम क्या संभाल नहीं पाते? 3 महीना गुजर चुके हैं, फिर भी ये लूट, खून, बलात्कार ये चलते रहते हैं। आपको सुनने में आश्चर्य होंगे कि मान लीजिए मोर्चुआरी में, जहां मॉर्ग होता है, जहां मृतकों को रखा जाते हैं, वहां से भी मृतकों को पहचान और उसके साथ साथ उनको लेकर किसी को दफनाना, किसी को शमशान ले जाना, किसी को समाधि देना, वो भी नहीं कर पाते। क्यों? मैं पूछता हूं, क्यों? क्यों हम लोग चुप बैठे रहेंगे? क्यों हम लोग वार्ता नहीं करेंगे? अगर मणिपुर का मुद्दा मेनलैंड इंडिया में, मान लीजिए खासकर दिल्ली कहिए, यूपी कहिए, हरियाणा कहिए, राजस्थान, मेनलैंड इंडिया में इसका ज्यादा असरदार होते तो सरकार चुप नहीं बैठते थे। तो सरकार को
चुप्पी देखते हुए, चुप्पी साधी अधीरज जी, देखते हुए। आपने जो भी बातें यहाँ कही बहुत जिम्मेदारी से कही, अच्छी बातें कही, लेकिन संसद में आपने ये सब नहीं कहा। वहां तो आप नीरव मोदी कह रहे थे। हाँ, कि इसलिए कहा है, सुन तो जाए। तो हम बेचैन थे, जैसे आपने कहा था ना, अधीर है, बिल्कुल बेचैन और बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि देश की सबसे बड़ा मुखिया प्रधानमंत्री आए सदन में और सदन शुरू होते ही उनकी बात रखे मणिपुर पर चर्चा शुरू करें। छोड़िए, जिस दिन चर्चा शुरू भी हुई, मैंने ये कहा कि प्रधानमंत्री जी देखो, सदन में आने के लिए आपके खिलाफ हमें अविश्वास प्रस्ताव लाने पड़ी। मैंने कहा, जो कहा बिल्कुल का ऑन रिकॉर्ड पे कहा। देखिए, कभी हमारे शास्त्रों में कहते कि महाभारत की जंग हुई थी और उसके पहले द्रौपदी को वस्त्रहरण हुई थी, क्योंकि राजा अंधे थी, धृतराष्ट्र राजा थी जिसको कहते थे कि अंधे राजा, और द्रौपदी की वस्त्रहरण हुआ था उस समय। आज भी हमारे घर की द्रौपदियों को वस्त्रहरण हो रहा है। तो फर्क क्या है? हस्तिनापुर में और मणिपुर में फर्क क्या बनते हैं? वहां भी राजा अंधे थे, शायद यहां भी राजा अंधे हैं। तो क्या गलती है बताइए? नंबर 1, ऑन रिकॉर्ड पे आप देख लोगे, सब देख लीजिएगा। तभी तो अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान सहन नहीं कर सकते। एक मिनट मैं बता दे, क्योंकि सारे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ। गूगल खोलो, यूट्यूब खोलो, देख लो। दूसरी बात ये मैंने कहा कि बहुत साल पहले, कई साल हो चुके हैं, नीरव मोदी हमारा देश से बैंकों से लूटकर, खजाना लूटकर 15,000 से ज्यादा करोड़ पैसा लूटकर चले गए बाहर देशों में। आपकी इतने बड़े ताकतवर सरकार रोक नहीं पाए, उनको हिरासत में नहीं ले पाए। वो मस्का मार रहे हैं सारे बाहर वाले देशों के समुद्र के किनारे। मैं तो जानता हूं कि नीरव मोदी भाग गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप भी, आज भी हमारा देश में कोई नीरव मोदी है, क्योंकि ये जो बात बोलने के लिए सारे मुझे बाधित किया गया था। मैंने कहने जा रहे थे, नरेंद्र की मतलब क्या होते हैं? नरेंद्र की मतलब होते हैं किंग ऑफ द ह्यूमन काइंड, मनुष्यों की राजा। तो मनुष्यों की जो राजा होते हैं, प्रजा की जो हाल ऐसा होते हैं, तो राजा क्यों चुप रहे? ये बोलने के लिए भाई कोशिश कर रहे थे, बोलने नहीं दिया। तो मैंने उस समय कहा कि नीरव मोदी तो नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी आप भी कैसे नीरव मोदी बन गए हैं? क्यों ऐसे चुप्पी साधे हैं? बताइए। इसमें अगर कोई गलती है, मैं फांसी की तख्ते में चढ़ने के लिए बिल्कुल अभी तैयार हूं। आप खुलकर देख लीजिए, आप सारे रिकॉर्ड पे है। मैं सबके सामने फिर बड़े दावे के साथ और तहे दिल से कहना चाहते हैं कि देश की प्रधानमंत्री हमारे देश की प्रधानमंत्री है, चाहे क्यों ना हो हमारे विपक्ष दल से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो किसी को ने देश की। तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब आपको बोलने का मौका मिला, आपने गुड़ का गोबर कर दिया। हाँ, प्रधानमंत्री के ये बात पे मैं जरूर संज्ञान लिए थे। मेरा तो पहले कह दिया कि मैं उतना लिखा पर आदमी नहीं हूं, गुड़ से गोबर बना दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के गोबर पे इतना नफरत कब से हुई पता नहीं। गोबर तो गाय से होते हैं, गाय का राजनीति, गाय गंगा गीता की राजनीति करते हैं लोग। तो गाय को क्या अभी नापसंद होने लगे कि गोबर में क्या नफरत होने लगे उनको? मैं दूसरा बात ये कहना चाहते हैं, तहे दिल से कहना चाहता हूं कि देखिए, अमेरिका में कहावत है, बिफोर इलेक्शन वन में बी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन, बट आफ्टर इलेक्शन एवरीबॉडी इज अमेरिकन। चुनाव के पहले कोई भी पार्टी रह सकते, चुनाव के बाद सब देश के सरकार बन जाते, कोई पार्टी के नहीं। तो क्यों हम ये तहजीब क्यों यार पालन नहीं कर सकते? इसी तहजीब के बारे में आपके पुराने साथी ज्योतिराज सिंधिया आपके बाद बोले थे। तो सिंधिया जी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी को न तो देश की चिंता है, न मणिपुर की चिंता है, न प्रधानमंत्री की रेस्पेक्ट की चिंता है, न राष्ट्रपति की चिंता है, उन्हें सिर्फ पार्टी में अपनी हैसियत बचाने की चिंता है। तो फिर भी तो कुछ चिंता है, लेकिन उनका क्या चिंता है? लेकिन उनका क्या चिंता है बताइए? हमारे पार्टी से पालते हुए बड़ा हुए, उनके पिताजी
खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भाई, मैं तो उनको बड़ा रिश्ता हमारे साथ अच्छा है, मधुर रिश्ता है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन ये जो बात उस दिन मैंने थे हुआ, तो मेरे के कहने का मतलब यह है कि भाई खुद तुम धर्म नहीं पालन किए थे, कांग्रेस की बदौलत तुमने मंत्री बने थे, नेता बने थे। आज मैं जहां बैठे रहते हैं वहां उनको बैठे रहना चाहिए था, मैं तो उनको मान के चलते थे। अच्छा इंग्लिश जानते, नहीं, उन्होंने कहा कि आप लोगों ने अच्छा- मुझे भेजा वहां पर। अच्छा इंग्लिश जानते, अच्छा हिंदी जानते, अच्छा होते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने राज को बचाने के लिए, धन को बचाने के लिए, संपदा को बचाने के लिए जब मोदी जी और अमित शाह जी की तरफ से ईडी और सीबीआई की धमकी लगी तो सीधा उनके पार्टी में शामिल हो गए। मैं इस तरह की नहीं कर सकता, क्योंकि ना मेरा धन है, ना मेरा संपदा है, ना मेरा डर है। तो महाराज ने आपसे एक सवाल पूछा था। महाराज ने कहा आप कह रहे हैं कि अब मोदी जी नीरव हैं, खामोश हैं, शांत हैं, लेकिन जब मणिपुर में 123 लोग मरे थे, कई दिन तक कर्फ्यू लगा रहा था, भयानक हिंसा हुई थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आप कांग्रेस पार्टी में थे, आपने मनमोहन सिंह से तो कभी नहीं कहा कि आप मौनी बाबा हो गए? मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहते हैं आप लोगों को समीप। 10 साल में प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं कि मौन मनमोहन, उन्होंने 70 बार भाषण दिए, 70 बार। फिर मैं दोहरा रहा हूं, 10 साल में 70 बार उन्होंने भाषण दिए सदन के अंदर, फिर भी वो मौनी मनमोहन रही। और हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने हर चीज में बोलते हैं, चाहे वो चांद हो, चाहे मध्य प्रदेश की कुना फॉरेस्ट की चीता हो, हर चीज में बोलते हैं चांद से चीता। लेकिन उन्होंने पिछले 10 साल में पार्लियामेंट में सिर्फ 30 बार उन्होंने शामिल हुई थी चर्चा में। तो कौन मौनी है और कौन मौनी नहीं है, आप खुद तैयार कर लो। रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड पे मैं बात करता हूं। मैं एक पार्लियामेंट में एक कांग्रेस पार्टी, लेकिन वो तो 2 घंटे 13 मिनट बोले। रिकॉर्ड करने में माहिर आए हो, वो तो रिकॉर्ड करना नहीं जानते और क्या। इसलिए रिकॉर्ड करना जानते भाई, बता रहा हूं। रिकॉर्ड इसलिए किया उन्होंने, 1.25 घंटा बात तो बोली, लेकिन मणिपुर की मुद्दा 3 मिनट के लिए बची। मणिपुर के मुद्दे पे 3 मिनट बोले और भाषण 1.25 घंटे का। तब खुद पता कर लो वो कितने दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन जब वो मणिपुर पर बोल रहे थे तो आप उठ के क्यों चले गए? क्योंकि क्या करें, 2 घंटे तक हम बार बार गुहार लगाते थे कि मणिपुर के बारे में कुछ बोलो, मणिपुर के बारे में कुछ बोलो। कोई हमारे जवाब नहीं देते। अगर ये कह देते कि मणिपुर की बाद में बोलूंगा, 2 घंटा पहले गुजरने दो, उसके बाद तो मैं बैठे रहते। 2 घंटा अपना भाषण देंगे, उसके बाद जब भाषण खत्म होंगे तब मणिपुर आएंगे। तो हम क्या करें, बैठे 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 थक गए थे। उनका मंत्रीवर्ग भी थक गए थे। आप विजुअल देखो, आपके पास सारे विजुअल है। कोई सो रहे थे, कोई नींद में टल रहे थे। नहीं, वो तो सब नारे लगा रहे थे। नहीं, वो तो नारे लगा रहे, थकान हो गए। मोदी जी को तो वो अपना भगवान मानते, नारे लगाते तो वो भी थक जाते हैं। तो थकने के बाद उनको नींद आ जाता है, वो भी क्या करे बेचारे, ऐसा ऐसा करने लगे। अब देखो, विजुअल देख लो। आपके बारे में ये कहते हैं कि ये कोई पहली बार नहीं है जब आपने प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी अपमानजनक बातें की, ये आपकी आदत है। अच्छा। राष्ट्रपति के बारे में आपने उनको राष्ट्रपत्नी कह दिया बिल्कुल था। का, बिल्कुल का, बिल्कुल का, बिल्कुल का, बिल्कुल का, बिल्कुल का। मैं अपना कोई अगर गलती हो तो मैं गलती मानने के लिए यहां बैठे हैं, क्योंकि गलती मानने से सुना है कि साजा कम होते हैं। लेकिन मेरी बात सुन के जाओ। तो नीरव मोदी के फैसला हो गए हैं। सारे सदन में नीरव बोलने के चलते सत्तारूढ़ पार्टी के एक बड़ा कुश्तीगीर, देखिए इतने भोले नहीं है जितने आप बन रहे हैं। मैं बात खत्म नहीं करने देता। आप सुनिए, आप तो आपने देखिए, अगर आप सिर्फ नीरव मोदी उनको कहते हैं तब बात थी। आपने क्या कहा? मुझे लगा कि नीरव मोदी देश का हजारों करोड़ लूट करके भाग गए और कैरेबियन में मजा कर रहे हैं, लेकिन
देखने के बाद लगा कि नरेंद्र मोदी नीरव मोदी हो गए। हाँ, इसका क्या मतलब? इसलिए मतलब ये कि मणिपुर की चलते चर्चा हो रहे थे, मान के चलो नहीं नहीं चर्चा मणिपुर की विषय में हो रहे थे, तो इसलिए मैंने कहा नीरव हो गए यहाँ। नहीं, देखो, अब जब एक- सारी बैकग्राउंड में देखते हैं ना तो लगता है कि गड़बड़। लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन ये तो आपको देखना पड़ेगा मैं किस संदर्भ में बोल रहे हैं, अचानक क्यों बोले ऐसा। अच्छा ये बताइए मेरा- उनको मेरा- मेरा- राष्ट्र एक पत्नी मिनट, एक किस संदर्भ में एक कहा? मिनट। सदन में क्या होता है, अगर मर्यादा रहते उन लोगों को तो हमें पूछा जा सकता कि आप किस लिए ये बात कहते हैं, जवाब दो आराम से। मैं तो जवाब देने के लिए बार बार गुहा लगाती कि मुझे बोलने का तो मौका दिया करो। अब तो आपको प्रिविलेज कमेटी में जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट, वो तो बात की बात है। मैंने ये बार बार वहां गुहा लगा देते, गलत फहमी मत करो, मुझे बोलने का तो मौका दिया करो। वो भी तो नहीं दिया। अगर बोलने का मौका दे तब आप जैसे इन लोगों के सामने जिस तरीके से मैं स्पष्टीकरण कर रहे हैं वैसा स्पष्टीकरण कर देते, लेकिन बोलने का अगर मौका ना देते तो क्या करें। कुश्तीगीर आ रहे हैं, दौड़ते हुए आ रहे हैं मेरी तरफ मारने के लिए, यूपी के एक बड़ा कुश्तीगीर, फिर भी मैंने डरे नहीं, मैं तो खड़े हुए थे। उस समय में मैं कहते भाई सुन के तो चलो, क्या बोलता है वो भी तो सुना करो पहले। नरेंद्र की मुद्दा क्या होते हैं और नीरव क्यों बोलते हैं, मैंने ये मैं आपको सामने एक चुनौती देते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी के जितने सारे दिग्गज उधर बैठे ही, इधर मैं अकेले बैठे रहूंगा और सब बैठे रहो। अगर कोई गलती साबित हो जाए मैं अपना पॉलिटिकल लाइफ से विदा ले लूंगा, सबको सामने में वादा करता हूं, चुनौती देता हूं मैं। बहुत अच्छी बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात। चलिए नीरव मोदी की बात हो गई पूरी, लेकिन ये राष्ट्रपत्नी क्यों कहा था? आपने कहा था मैं राष्ट्रपति के पास जाकर माफी मांगूंगा। मैं बंगाल की रहने वाला हूं, दिल्ली जब आते हैं तो हिंदी भाषा इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बंगाली हूं। बंगाली हम लोग क्या पति पत्नी को इस तरह देखते हैं कि महिला हो तो पत्नी, पुरुष हो तो पति, इस तरह देखते हैं। सही जो है सही। राष्ट्रपति एक न्यूट्रल जेंडर होते हैं। नहीं अब आप ये बताइए कि आपने माफी मांगी क्या नहीं उनसे? ये हमारा बच्चे मैं बताना चाहते हैं। नहीं उनको सब पता है। राष्ट्रपति नहीं पता उनको सब। वो मैं पूछ रहा हूँ आपने दोबारा कहना तो आपने कहा था कि आप श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति के पास जाएंगे और उनसे क्षमा याचना करेंगे, वो किया था? चिट्ठी लिख के, ऐसा नहीं, चिट्ठी लिख के, वो भी आपके पास नहीं है। रजत जगत की मालिक होते भी कुछ नहीं है। चिट्ठी लिख के, ऐसा नहीं, चिट्ठी लिख के, चिट्ठी सिग्नेचर करके सारे मीडिया वालों को देते हुए मैंने माफी मांग ली है। आज नहीं, बहुत दिन पहले, लेकिन फिर भी आप वो पकड़ के रहते हैं। चलिए अब यही हमारे देश की यही सबसे बड़ा खराबी। अच्छा, अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हमारे देश के लोगों की तो बात हो गई। यूरोपियन पार्लियामेंट के लोग जो जम्मू एंड कश्मीर गए थे उनके बारे में आपने कहा ये भाड़े के टट्टू हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट, इसलिए कहा था जहां हमारे भारतवर्ष देश के लोग नहीं जा पाते। जम्मू कश्मीर के बारे में आप लोगों को और थोड़ा जानकारी लेना चाहिए। जहां हमारा देश की नेता कहिए, आम लोग कहिए, किसी को जाने का इजाजत नहीं दिया जाते थे उस समय, आर्टिकल 370 खारिज करने की बात। तो उस समय क्यों चुने हुए कुछ यूरोपियन पार्लियामेंट की नुमाइंदे लेकर हुआ गए थे, जिसको कहीं घूमने नहीं दिया गया था, जिन लोगों को किसी से मिलने का इजाजत नहीं दी गई थी, सारे इंटरनेट बंद पड़े थे। उस समय कुछ चुनिंदा लोगों को लेकर होटल में रख के हजारों की तादाद में हमारे आर्मी को तैनात करते हुए अब जो तस्वीर दिखाना चाहते थे वो गलत थी। इसलिए मैंने कहा ये भाड़े का टट्टू है। बिल्कुल कहा। ये बंगाल की संस्कृति में ऐसी भाषा इस्तेमाल नहीं होती। इसलिए कहा मैं कहते हिंदी सीख रहा हूं ना, हिंदी सीख रहा हूं इसलिए कहा। तो अच्छी हिंदी सीखे नहीं, ये टट्टू ही सीखना है आपको।
हिंदी में बहुत और अच्छे अच्छे शब्द हैं। सीखने का तो कोशिश करते हैं। हिंदी भाषा एक दिन में तो नहीं सीखा जाते। जैसे कि आप हिंदी, इतना अच्छा हिंदी भाषा बोलने वाली, फिर भी आपको नीरव के बारे में पता नहीं था। मुझे अच्छी तरह पता था। तो क्यों तर्क करते हैं? आपको अगर इतना बड़ा ज्ञानी है हिंदी में, तो नीरव के बारे में क्यों नहीं पता थे? मैंने ही आपको बताया था नीरव का मतलब शांति ना, नीरव की मतलब चुप भी। चुप रहना। नीरव का मतलब देखिए, नीरव अगर आप साइलेंट नहीं, नीरव बाय इंप्लीकेशन वो भी होता है। नहीं, अगर आप नीरव के शब्द, नीरव के अर्थ देखेंगे, किसी भी शब्द का एक अर्थ नहीं होता, उसके बहुत सारे शब्द हैं। इसका मतलब जो शांत, ऐसा व्यक्ति जिसके पास शब्द नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जो साइलेंट है, ऐसा व्यक्ति जो खामोश है। तो मैं साइलेंट को पकड़ा। हाँ, तो मैं आपको सारा सिखा दूंगा, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी सब। मैं भी आपको सिखाऊंगा। सबसे नहीं, मैं जितना सीखे हैं। इस पर काफी बात होगी। एक और चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन की बात सुन रहा था, वो ये कह रहे थे, और उन्होंने वो वीडियो चला के दिखाया। उन्होंने कहा कि ये इनकी आदत है किसी न किसी विषय पर ऐसा कहने की। मणिपुर पर बोलते हुए आपने कहा कि ये ग्लोबल इशू बन गया। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, ग्लोबल इशू अगर नहीं बनते, यूरोपियन पार्लियामेंट में मणिपुर के मुद्दे को लेकर क्यों प्रस्ताव पारित होते, बताइए आप? न्यूयॉर्क टाइम्स में, अमेरिका में फर्स्ट पेज में क्यों मणिपुर के मुद्दा उठते हैं, बताइए आप? जब हमारे देश की प्रधानमंत्री यूरोप गए थे, फ्रांस में एक बड़ा पुरस्कार लेने के लिए, उनको नवाजा गया था बहुत बड़ा पुरस्कार में। उसी समय जब प्रधानमंत्री खुद यूरोप में विराजमान, उसी समय यूरोपियन पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित किया गया है। तो ग्लोबल इशू में तो क्या इशू है, बताइए तो आप लोग? यूनाइटेड नेशंस में ये मुद्दा चर्चा होते हैं, बताइए? यूनाइटेड नेशंस क्या कोई पार्टी क्या है? सारे दुनिया की एक संगठन के नाम है यूनाइटेड नेशंस। अब बताइए, वहां भी इस मुद्दे पर चर्चा होते हैं। तो मैं क्या कहूं, ये जाति दंगा है, ये जाति दंगा, ये एथनिक कॉन्फ्लैग्रेशन, इसको नहीं स्वीकारा जाता है, ये देश के लिए हानिकर होगी। मणिपुर को लेकर के आपका सुझाव क्या है? मेरा सुझाव ये है, ऑल पार्टी डेलीगेशन, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, डीएमके हो, जो पार्टी है हिंदुस्तान में, सारे पार्टी डेलीगेशन प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में चलिए हम पीस रैली करें मणिपुर में। हम ये बताएं मणिपुर वासियों को, आपको डरने का कोई जरूरत नहीं, सारे हिंदुस्तान आप लोगों के लिए खड़े हैं। देखो हम बीजेपी है, देखो हम कांग्रेस है, सब मिल चुके हैं मणिपुर के मुद्दा को, मणिपुर की समस्या से हाल निकालने के लिए, मणिपुर की समस्या को निपटाने के लिए। यही ना होता हमारे। ये अच्छा सुझाव है आपका। बिल्कुल सुझाव। ये हिया नहीं, सदन के अंदर दिए, लिखित रूप में दिए। हम लोग बात नहीं सुना जाए तो क्या करें? ये बहुमत की बाहुबली चलता है तो क्या करें? मैं बहुमत की बाहुबली में क्या करें, बताइए? आपको भी तो सारे, एक मिनट, वॉकआउट कर गए आप। सब दोस्त हमारे होते हैं। आपको यह जानकारी है, सदन के अंदर हमारे पार्टी के नेताओं को, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे राजीव जी हो, किस तरीके से गाली गलौज किया जाते कभी देखे हैं आप लोग? कभी कोशिश किए थे जानने के लिए? मैं बता दूं, हमारे बगल में बैठते रहती सोनिया गांधी जी, हर बात में इटाली 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 कहे जाते। क्यों? इटाली में जन्म लेना क्या अपराध है? आप एक तरफ कहते हैं वासुदैव कुटुंबकम, सारे दुनिया हमारा रिश्तेदार है, आप कहते हैं, हमारा गीता की श्लोक है वासुदैव कुटुंबकम, तो ये आप मानते हैं, तो सोनिया गांधी जी के लिए क्यों इटाली इटाली को कहते हैं? हमारे यहाँ बहनों है, जब ससुराल चले जाते हैं आपका परिचय क्या होते हैं? जिस घर में जाता है आपका जो हस्बैंड होते हैं उनके परिचय आपका परिचय बनता है। ये हमारा तहजीब है, ये मानते ही लोग। रोजाना सोनिया गांधी जी के खिलाफ गाली गलौज चलते हैं। मैं बता दें आप लोगों को, एक इंदिरा जी, राजीव जी, हम क्या ये नकार सकते हैं कि इन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी नहीं की? इंदिरा जी को कुर्बानी, शहादत लेनी पड़ी, राजीव जी को भी शहादत लेनी पड़ी। एक परिवार में तीन प्राइम मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। उस परिवार में अगर सोनिया गांधी 2004 साल में सिर्फ हां कर देते, प्रधानमंत्री बन जाते। राहुल गांधी जी अगर हां कर देते, प्रधानमंत्री बन जाते। नहीं लिया था।
डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया था। सबको ये इतिहास बताते हैं, इतिहास गवाह है। उस परिवार के एक सदस्य राहुल गांधी सदस्यता खारिज करते हुए 1 महीने के अंदर घर से धक्का मार के निकाल दिया गया। और यह दिल्ली में, अब जाके देखो दिल्ली में ऐसा सैकड़ों बंगला है जहां बीजेपी पार्टी के नेताओं ने अभी भी रहते हैं, जिनका कोई सदस्यता नहीं है। राहुल गांधी को लिए 1 महीना नहीं बख्शा गया था। मैं आपको पूछना चाहते हैं, इस तरीके की प्रतिशोधी सियासत हमारा देश के लिए अच्छा ही है बुरा? अब बताओ, ये प्रतिशोधी सियासत चलती भाई है। आप भी तो नारे लगाते हैं, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। देखो तुरंत उनके बाद वो माफी मांग ले, जिस दिन बोले उस दिन तुरंत। लेकिन आपने पुलिस भेजने में देर नहीं किया। वो पुलिस आसाम से चले आए, दिल्ली एयरपोर्ट में ये कहते हैं वो गलती से पकड़ने के लिए आसाम से पुलिस आ गए, लेकिन उसी बोलने के तुरंत दिन वो माफी मांग ली। और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए? चलिए जनता में से पूछते जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, प्रियंका गांधी जी को आप क्या लगता है कि आपको वो पूरी तरह से उनको राजनीति में उतर जाना चाहिए? क्योंकि वो कभी कभी दिखती है, कभी कभी नहीं दिखती है। उतर गई है ऑलरेडी। क्योंकि आप देखो हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हुई थी कुछ महीने पहले, प्रियंका जी मतलब तूफान की तरह उतरे हुआ, काफी मेहनत की, जीत भी हासिल की। और आप जैसे बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि प्रियंका जी और ज्यादा से ही राजनीति में शामिल हो और राजनीति में अपना कद बनाए रखिए, चाहते हैं। मैं जरूर ये आपकी जो मन की इच्छा वो जरूर मैं ये इच्छा को बताऊंगा प्रियंका जी, जरूर बताऊंगा।